इस मुकदमे ने एक नई बहस को जन्म दिया है। डिजिटल दौर में खबर और बयानिया के दरमियान लकीर कहां है? मसला वहां से शुरू हुआ जहां बीबीसी ने ट्रंप की तकरीर के दो अलग हिस्से जोड़कर एक नया मफहूम पैदा किया। बीबीसी की एडिटिंग टीम ने इन दोनों जुमलों को इस तरह जोड़ दिया जैसे ट्रंप ने अपने हामियों को सीधा कैपिटल हिल पर हमले की तरगीब दी हो। बीबीसी के अंदर से इल्जामात, इस्तीफे, माफिया और वजाहतें सब एक के बाद एक सामने आने लगी। ये केस सिर्फ बीबीसी और ट्रंप के दरमियान नहीं बल्कि सच्चाई और बयानिए की जंग है, और इस जंग में हर लफ्ज, हर फ्रेम और हर खबर की कीमत अरबों डॉलर हो सकती है। आप देख रहे हैं अनटोल्ड स्टोरी विद डॉक्टर अकमल सोमरो। ये दुनिया के ताकतवर तरीन इंसानों में से एक की लड़ाई है, मगर इस बार मैदान सियासत का नहीं बल्कि मीडिया का है। डोनाल्ड ट्रंप, वो नाम जो हमेशा तनाज़ात, खबरों और अदालतों के दरमियान रहता है, एक बार फिर सुर्खियों में है, मगर इस बार वजह कुछ मुख्तलिफ है। ट्रंप अब दुनिया के सबसे बड़े मीडिया हाउस बीबीसी के खिलाफ $1 अरब के हर्जाने का मुकदमा दायर करने जा रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर एक अमरीकी सदर जो कभी दुनिया का सबसे ताकतवर ओहदा रखता था, उसको आखिर क्या जरूरत पड़ गई कि वो लंदन में मौजूद एक बरतानवी नशरियाती इदारे के खिलाफ इतना बड़ा मुकदमा करे? ये कहानी दरअसल 1 साल पुराने तनाज़े से शुरू होती है, मगर इसके असरात शायद कई सालों तक महसूस किए जाएंगे। अक्टूबर 2024 में बीबीसी के मारूफ प्रोग्राम पैनोरामा ने एक दस्तावेजी रिपोर्ट नशर की जिसका उन्वान था ट्रंप ए सेकंड चांस। ये रिपोर्ट अमरीकी इंतखाबात से सिर्फ 1 हफ्ता पहले नशर हुई, यानी उस वक्त जब अमेरिका में इंतखाबी माहौल अपने अरूज पर था। प्रोग्राम में ट्रंप की सदारत, इनके फैसलों और ख़ास तौर पर 6 जनवरी 2021 के कैपिटल हिल हमले पर इनके किरदार का तज्जिया किया गया। लेकिन मसला वहाँ से शुरू हुआ जहाँ बीबीसी ने ट्रंप की तकरीर के 2 अलग हिस्से जोड़कर एक नया मफहूम पैदा किया। पहला हिस्सा था वी आर गोइंग टू वॉक डाउन टू द कैपिटल, और जो दूसरा हिस्सा जोड़ा गया तकरीबन 1 घंटे बाद ये जुमला कहा गया, वो था वी फाइट लाइक हेल। बीबीसी की एडिटिंग टीम ने इन दोनों जुमलों को इस तरह जोड़ दिया जैसे ट्रंप ने अपने हामियों को सीधा कैपिटल हिल पर हमले की तरगीब दी हो। यही वो लम्हा था जिसने आग भड़का दी। ट्रंप के वकला का मौक़िफ़ है कि ये एक दानिस्ता एडिटोरियल चाल थी, एक ऐसा अमल जिसका मकसद अवाम को ये बावर कराना था कि ट्रंप ने बगावत पर उकसाने का हुक्म दिया। इनके मुताबिक ये सिर्फ एक सहाफ़ती गलती नहीं बल्कि एक सियासी तखरीब थी जिससे ट्रंप की साख को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा। वकला ने अपने कानूनी नोटिस में कहा ये एडिटिंग झूठी, बदनाम कुन और इश्तियाल अंगेज है। इसी बुनियाद पर ट्रंप ने बीबीसी से 3 मुतालबात किए हैं। पहली, दस्तावेजी फिल्म वापस ली जाए। दूसरा मुतालबा, अवामी सतह पर माफ़ी मांगी जाए। और तीसरा मुतालबा, हर्जाने के तौर पर कम अज़ कम $1 अरब अदा किए जाएं, वरना बीबीसी के खिलाफ अदालत में बाज़ाब्ता कार्रवाई शुरू की जाएगी। दिलचस्प बात यह है कि ये तनाज़ा 1 दिन या 1 हफ्ते में नहीं फूटा बल्कि इसकी जड़ें 1 साल पुरानी हैं। जनवरी 2025 में बीबीसी के इदारती बोर्ड में एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में कुछ अरकान ने इस एडिटिंग पर एतराज़ किया, लेकिन बीबीसी न्यूज़ के सरबराहान ने दिफा किया और कहा हमने तकरीर के असल पैगाम को मौसर तरीके से पेश किया है। इसी दौरान बीबीसी के मुशीर माइकल प्रेस्कॉट ने खबरदार किया कि ये एक ख़तरनाक मिसाल कायम कर रहा है। अगर हम जानबूझकर किसी सियासतदान की बात बदल देते हैं तो ये इदारे की साख पर कारी ज़रब होगी। प्रेस्कॉट की ईमेल को नज़रअंदाज कर दिया गया और फिर खामोशी छा गई, जब तक कि नवंबर 2025 में एक लीक शुदा मेमो ने पूरे इदारे को हिला कर रख दिया। 3 नवंबर को ये मेमो
डेली टेलीग्राफ में शाये हुआ और फिर तूफान आ गया। बीबीसी के अंदर से इल्जामात, इस्तीफे, माफिया और वजाहतें सब एक के बाद एक सामने आने लगी। इस बहरान के बाद बीबीसी के डायरेक्टर जनरल टिम डेवी और न्यूज़ डिपार्टमेंट की सरबराह डिबोरा टर्नर दोनों ने इस्तीफा दे दिया। बीबीसी के चेयरमैन सुमेर शाह ने इतराफ़ किया कि ये एक एडिटोरियल गलती थी, लेकिन बीबीसी किसी सियासी एजेंडे के तहत काम नहीं कर रहा था। लेकिन तनकीद थमने का नाम नहीं ले रही थी। अखबारात और पार्लिमानी कमेटियां सवाल उठा रही थीं कि क्या बीबीसी ने एक गैर मुल्की इंतखाबी अमल पर असर डालने की कोशिश की? क्या इसने गैर जानिबदारी के उसूल तोड़े? और क्या अवामी फंड से चलने वाला इदारा बीबीसी सियासी बयानिया बनाने का हक रखता है? ट्रंप ने इस मौके को सियासी और कानूनी दोनों सतहों पर एक सुनहरी मौका समझा। उन्होंने अपनी ट्रुथ सोशल पोस्ट में लिखा, बीबीसी ने मुझे झूठा दिखाने की कोशिश की ताकि अमरीकी अवाम को गुमराह किया जाए। अब वक्त आ गया है कि इनसे हिसाब लिया जाए। ये महज कानूनी जंग नहीं बल्कि सियासी थिएटर भी है। ट्रंप के हामियों के लिए ये मुकदमा एक अलामत है, अमरीकी मफादात के खिलाफ आलमी मीडिया साजिश की अलामत। उनका कहना है कि अमरीकी इंतखाबात से चंद दिन पहले नशर होने वाली ये दस्तावेज़ इंतखाबी मुदाखलत के मुतरादिफ थी। कानूनी माहिरीन के मुताबिक ट्रंप का ये मुकदमा आसान नहीं होगा। बीबीसी एक बरतानवी इदारा है और दस्तावेजी फिल्म बरतानिया में नशर हुई, अमेरिका में नशर ही नहीं हुई। लिहाजा अमरीकी अदालतों में बराह रास्त कार्रवाई मुश्किल होगी। अमेरिका में किसी पब्लिक फिगर के खिलाफ हत्या की इज्जत साबित करना इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक मुद्दई को यह साबित करना होता है कि खबर दानिस्ता झूठ पर मबनी थी या इदारे ने मलेशियस इंटेंट से इसे शाये किया। अगर मुकदमा लंदन में दायर होता है तो बरतानवी कानून निस्बतन नरम है, लेकिन वहां भी ट्रंप को दिखाना होगा कि उन्हें बराह रास्त नुकसान पहुंचा है, यानी उनकी अवामी या माली साख को हकीकी नुकसान हुआ। बीबीसी का मौक़िफ़ है कि ये सियासी एडिटिंग नहीं बल्कि एक गलत जजमेंट थी, लेकिन ट्रंप इसको इंतखाबी मुदाखलत करार देकर एक सियासी मुहिम में बदल सकते हैं, और यही इनका असल मकसद भी लगता है। बीबीसी ने इस पूरे तनाज़े में दो मौक़िफ़ इख्तियार किए। पहले बीबीसी ने दिफा किया कि यह तकरीर का खुलासा था, सियाको सबाक नहीं बिगाड़ा गया, मगर जब मेमो लीक हुआ तब इदारे के सरबराह ने कहा यह इदारती गलती थी, हम इस पर शर्मिंदा हैं। इस बयान ने जाहिर कर दिया कि बीबीसी के अंदर भी इख्तलाफ था। कुछ लोग समझते हैं कि ये महज गलती नहीं बल्कि सियासी दबाव या इदारती कमजोरी की अलामत है। बीबीसी पिछले कुछ सालों से इसी नौयत के बहरानों से गुजर रहा है, चाहे वो गजा जंग पर रिपोर्टिंग हो या बरतानिया की अंदरूनी सियासत पर अदम तवाजुन के इल्ज़ामात। यह मुकदमा महज ट्रंप या बीबीसी का नहीं बल्कि आलमी सहाफ़त का मुकदमा है। सवाल ये है कि क्या आलमी मीडिया वाकई गैर जानिबदार रह सकता है? क्या एक बरतानवी इदारा किसी अमरीकी इंतखाबी माहौल में मुदाखलत किए बगैर रिपोर्टिंग कर सकता है? इस मुकदमे ने एक नई बहस को जन्म दिया है। डिजिटल दौर में खबर और बयानिया के दरमियान लकीर कहाँ है? बीबीसी के इस केस ने यह वाज़े कर दिया है कि सिर्फ एक एडिटिंग फैसला, चंद सेकंड का फ़र्क किसी आलमी सियासी ताकत के खिलाफ कानूनी तूफान खड़ा कर सकता है। ट्रंप के लिए यह मुकदमा सिर्फ इंसाफ की तलाश नहीं बल्कि सियासी सरमायाकारी भी है। इनके करीबी हल्के समझते हैं कि अगर वो बीबीसी जैसे इदारे को झूठा साबित कर देते हैं तो वो अमरीकी अवाम के सामने खुद को आलमी साजिशों के शिकार सच बोलने वाले लीडर के तौर पर पेश कर सकेंगे। इनके बयानिए में मीडिया हमेशा दुश्मन रहा है। ये मुकदमा इसी बयानिए को तक़वियत देता है। अगर अदालत में फ़ैसला इनके हक़ में आया तो ये इनके लिए सियासी रीब्रांडिंग होगी, और अगर ना भी आया तो वो इसे मीडिया के तासुब के सबूत के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। बीबीसी के लिए ये मुकदमा कानूनी ख़तरा कम और साख का इम्तिहान ज़्यादा है। अगर अदालत में मामला गया तो दुनिया भर के मीडिया इदारे अपने एडिटोरियल मयार पर नज़रसानी करेंगे। दूसरी तरफ ट्रंप के लिए ये मुकदमा सिर्फ माली नहीं बल्कि अलामती जंग है।
ایک ایسا حربہ جس کے ذریعے وہ عالمی سطح پر اپنی مظلومیت کا بیانیہ مضبوط کریں گے۔ برطانیہ میں کچھ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ مقدمہ ممکنہ طور پر بلیک میلنگ یا پریشر کیمپین بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر بی بی سی معافی مانگ لے تو ٹرمپ قانونی کارروائی کی ضرورت محسوس نہیں کریں گے اور اس طرح انہیں ایک سیاسی فتح حاصل ہو جائے گی۔ یہ واقعہ عالمی میڈیا کے لیے ایک واضح انتباہ ہے۔ اب ہر ادارہ، خواہ وہ لندن میں ہو یا نیو یارک میں، کسی بھی طاقتور شخصیت کے خلاف رپورٹنگ کرتے وقت اپنے ہر جملے، ہر ایڈیٹنگ کٹ، ہر لفظ کے اثرات پر 100 بار سوچے گا۔ سوشل میڈیا کے عہد میں کسی خبر کا عالمی اثر لمحوں میں پھیل جاتا ہے اور کوئی بھی ایک غلطی $1 ارب کے مقدمے میں بدل سکتی ہے۔ بی بی سی فی الحال خاموش ہے، مگر اندرونی ذرائع کے مطابق ادارہ قانونی مشاورت کر رہا ہے۔ ممکن ہے کہ وہ عدالت سے پہلے غیر رسمی معافی یا تصحیح جاری کرے، لیکن ٹرمپ کے قریبی ذرائع کہتے ہیں کہ وہ بی بی سی سے معافی کے بدلے رقم یا پبلکلی اپنی غلطی تسلیم کرانا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف بین الاقوامی صحافتی تنظیمیں اس مقدمے کو آزادی اظہار پر حملہ قرار دے رہی ہیں۔ ان کے مطابق اگر ٹرمپ جیسے طاقتور لوگ میڈیا کو عدالتوں کے ذریعے دبانے لگیں تو یہ جمہوریت کے لیے خطرہ ہے۔ آخر میں سوال وہی ہے، کیا ٹرمپ واقعی یہ مقدمہ جیت سکتے ہیں یا پھر یہ صرف ایک سیاسی حربہ ہے جس کے ذریعے وہ میڈیا پر دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں؟ جو بھی ہو، ایک بات طے ہے، یہ کیس صرف بی بی سی اور ٹرمپ کے درمیان نہیں بلکہ سچائی اور بیانیے کی جنگ ہے، اور اس جنگ میں ہر لفظ، ہر فریم اور ہر خبر کی قیمت اربوں ڈالر ہو سکتی ہے۔ یہ صدی کی سب سے بڑی میڈیا جنگ ہے جہاں قانون، سیاست اور سچ ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ کیا بی بی سی ٹرمپ کے دباؤ میں جھکے گا یا ایک بار پھر صحافت اور سیاست کے درمیان نیا محاذ کھلنے والا ہے؟ یہ مقدمہ صرف ایک قانونی مسئلہ نہیں بلکہ عالمی میڈیا کی اخلاقیات اور صحافتی معیار کا بھی امتحان ہے۔ ہر ادارہ اب اپنے ایڈیٹوریل فیصلوں میں نہ صرف درست معلومات کی تصدیق کرے گا بلکہ یہ بھی دیکھے گا کہ کسی طاقتور شخصیت کے بارے میں رپورٹنگ کے اثرات عالمی سطح پر کیسے پڑ سکتے ہیں۔ یہ واقعہ یہ واضح کرتا ہے کہ آج کی دنیا میں خبریں صرف خبروں تک محدود نہیں رہیں بلکہ وہ سیاست، شہرت اور مالی نقصان کے ذریعے عالمی طاقتوں کے تعلقات میں بھی اثر ڈالتی ہیں۔ اسی طرح یہ مقدمہ عوامی رائے، سوشل میڈیا اور عدلیہ کے درمیان تعلق کو بھی اجاگر کرتا ہے۔ جہاں بی بی سی جیسے ادارے اپنی ساکھ اور شفافیت بچانے کی کوشش کرتے ہیں، وہیں طاقتور شخصیات اپنے موقف کی حمایت میں قانونی دباؤ اور میڈیا مہم بھی چلانے سے نہیں ہچکچاتے۔ اس پورے منظرنامے سے یہ سبق ملتا ہے کہ آج کے میڈیا دور میں ہر خبر، ہر ایڈیٹنگ فیصلہ اور ہر بظاہر معمولی بیان بھی عالمی سیاست اور میڈیا کے تعلقات میں زبردست اثر ڈال سکتا ہے۔ مجھے ڈاکٹر اکمل سومرو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔